नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन में हूं आपके साथ हिमांशु। और इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और उस लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है वो है इस देश का कानून और संविधान। देश के संविधान में हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए बराबरी और समान न्याय का अधिकार देता है। और यही कानून और संविधान हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, वो है अचल संपत्ति के मुकदमों से जुड़े क्या कुछ प्रावधान है। अचल संपत्ति के मुकदमों से जुड़े क्या कुछ प्रावधान है, अचल संपत्ति क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। और इसके साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या आपको है, कोई कानूनी पेचीदगी से आप परेशान हो रहे हैं, समस्या का आपका समाधान नहीं हो रहा, तो आप भी हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपना सवाल रख सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इन दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर अचल संपत्ति से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल है, संपत्ति से जुड़ा हुआ, तो आप हमारे साथ जुड़ें। और भी कोई कानूनी समस्या है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो हमने आपको बताया, अचल संपत्ति के मुकदमों से जुड़े क्या कुछ प्रावधान है। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं के शर्मा जी हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। स्वागत है शर्मा जी आपका। और अजय कुमार सिंह जी, अधिवक्ता हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के, हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत में शर्मा जी आप ही से ही करना चाहूँगा, अचल संपत्ति के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि क्या होती है अचल संपत्ति। देखिए, अचल संपत्ति का मतलब ये है कि वो प्रॉपर्टी जिसको आप मूव नहीं कर सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं कर सकते, जैसे कि मूवेबल प्रॉपर्टी में जो स्थावर संपत्ति, उसमें देखिए ज्यूरिसडिक्शन सिविल कोर्ट में कैसे बनेगा। प्रश्न अब ये है, अभी माननीय त्रिपुरा हाई कोर्ट में 1 फरवरी को एक मुकदमा ऐसा आया अपील में, रेगुलर फर्स्ट अपील में। देखिए, उसके लिए सेक्शन 17 को मुझे यहाँ कोट करना होगा। उसमें यह है कि देखिए ऐसा खास प्रावधान किया गया है कि मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी 2 अलग अलग स्थानों पर सिचुएट है, मैं ये भी कहूँ अलग अलग राज्यों में सिचुएट है, तो सीपीसी माननीय न्यायालय को ये शक्ति देती है कि जब पार्टीशन का मुकदमा होता है और हो सकता है कि एक प्रॉपर्टी स्थान ए पर सिचुएट हो सकता है कि दूसरी प्रॉपर्टी स्थान बी पर आउट ऑफ स्टेट हो, मतलब आपके जो हाई कोर्ट हैं उनके जुडिशन से बाहर हो, तो सेक्शन 17 का जो प्रोविजो है सीपीसी में वो ये कहता है कि इस स्थिति में माननीय ट्रायल कोर्ट को प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी के पार्टीशन का अधिकार और शक्ति होगी। मान लीजिए वहां पे जो सीन था उस ट्रायल में, उस सिविल सूट में ये था कि कुछ प्रॉपर्टी पार्टीशन के लिए कि वो लोग मुकदमे में आए, तो कुछ प्रॉपर्टी उनकी अगरतला में थी और कुछ प्रॉपर्टी कलकत्ता में थी। तो माननीय ट्रायल कोर्ट ने ये कहा, देखिए चूंकि कलकत्ता मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, इसीलिए मैं इस प्रॉपर्टी जो पार्टीशन का जो प्रॉपर्टी का सूट आप लेके आए हैं, हाँ। मैं इसका कलकत्ता वाली प्रॉपर्टी का निस्तारण नहीं कर सकता। वहां की डिक्री और जजमेंट पास होने के बाद में वो जो अग्रीड पार्टी थी वो माननीय त्रिपुरा हाई कोर्ट का उन्होंने फर्स्ट अपील में रुख किया। अच्छा। तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा, प्रीवी काउंसिल से लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय के जजमेंट को उन्होंने कोट किया है और तमाम हाई कोर्ट के जजमेंट को कहा भी है। तो उन्होंने साफ साफ स्थिति की है। देखिए, ऐसी स्थिति में सेक्शन 17 माननीय निचली अदालत को इन्वोक करना चाहिए था और वो ये नहीं कह सकते क्योंकि प्रॉपर्टी कलकत्ता में है तो मुझे क्षेत्राधिकार नहीं है। सेक्शन 17 का जो प्रोविजो है, जो किंतु है, वो आपको अधिकार और शक्ति देती है। तो उन्होंने फर्स्ट अपील में निस्तारण किया है और वो केस जो है रिमांड बैक किया है माननीय ट्रायल कोर्ट को, ट्रायल जज को, और ये भी कहा है कि आप इसका निस्तारण करें टाइम फ्रेम में, और उनको वहाँ की कंसर्न जुडिशियल अकेडमी में शिक्षण लेने का आदेश भी दिया है कि आप सीपीसी समझे, थोड़ी सी स्ट्रिक्चर पास किए हैं माननीय उच्च न्यायालय ने। तो कहने का तात्पर्य ये है, पार्टीशन जैसे केसों में प्रॉपर्टी यदि दूसरे स्थान पर भी सिचुएट है या आपके स्टेट से दूसरे स्टेट में भी सिचुएट है, 2 अलग अलग राज्यों में प्रॉपर्टी है, तो भी किसी एक न्यायालय में प्रॉपर्टी का सिचुएट होने से उस जगह का लोकल कोर्ट कॉग्निजेंस लेकर के मुकदमा चला सकता है और पार्टीशन करा सकता है। वहां आप ये नहीं कह सकते क्योंकि वो प्रॉपर्टी मेरे एरिया में नहीं आती तो मैं उसका ट्रायल नहीं करूंगा।
दैट कोर्ट इज कॉम्पिटेंट इनफ टू ट्रायल द केस और टू पास द जजमेंट एंड डिक्री। जी ठीक है। अजय कुमार सिंह जी, अचल संपत्ति से जुड़े मुकदमों पर क्या कुछ कानूनी प्रावधान उससे जुड़े कुछ हैं, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? कोई और जानकारी अचल संपत्ति से जुड़ी हुई? जी, अचल संपत्ति के जो विवाद होते हैं वो कई तरह से होते हैं। एक तो कभी दोनों पक्षों के बीच में पार्टीशन का सूट भी हो सकता है, टाइटिल का सूट हो सकता है, उत्तराधिकार का डिस्प्यूट हो सकता है। कभी ये होता है कि सरकार की जमीनों के लिए आपको पट्टा या इस तरह से कई डिस्प्यूट उठते हैं। जी, इसमें सबसे बेहतर जो लीगल राय ये मेरी है कि लोगों में ज्यादातर देखा गया है कि जब दोनों पक्षों के बीच कानूनी विवाद उठते हैं तो ये देखना तय करना आवश्यक होता है कि किस कोर्ट को जुडिशन प्राप्त है। उसमें दो तरह के जुडिशन देखने होते हैं। एक तो ये है कि उसकी क्षेत्राधिकार किस कोर्ट को प्राप्त है, और दूसरा ये देखना है कि मालियत के हिसाब से किसको क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उस हिसाब से मुकदमा दाखिल करना पड़ता है पार्टी को कि ये कोर्ट कॉम्पिटेंट है जिसके सामने मुकदमा चल सकता है। जी, ये सबसे पहले देखना पड़ता है किसी भी कानूनी प्रक्रिया को शुरू करने के लिए। जिस कोर्ट में क्षेत्राधिकार प्राप्त हो और जिसको उसके वैल्यूएशन के हिसाब से क्षेत्राधिकार प्राप्त हो कि ये कोर्ट कॉम्पिटेंट है डिसाइड करने के लिए, उस कोर्ट में सूट दाखिल होता है और वो कोर्ट कॉम्पिटेंट होती है और दोनों पक्षों के बीच उसको विवाद डिसाइड करने के लिए। अच्छा जी, ठीक है। अपने दर्शकों से एक बार फिर हम उन्हें बताना चाहते हैं कि अचल संपत्ति के मुकदमों से जुड़े क्या कुछ प्रावधान है। यानी अगर अचल संपत्ति से जुड़ी हुई कोई भी आपका विवाद है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त बिहार से जुड़ चुके हैं, मिराज, बताइए क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? मिराज, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है अभी हमारा संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा। हम चाहेंगे दोबारा हमें कॉल करें और अपनी बात रखें कि आखिर क्या सवाल था जो वो यहाँ पर पूछना चाह रहे थे। सर, अचल संपत्ति जैसे आपने बताया जो मूव नहीं कर सकती, मूवेबल प्रॉपर्टी अचल संपत्ति उसे हम कहते हैं। आजकल जो ज़्यादातर मामले संपत्ति से जुड़े हुए आते हैं वो पैतृक संपत्ति को लेकर आते हैं, तो पैतृक संपत्ति भी अचल संपत्ति में आती है? जो घर हुआ, पुश्तैनी घर, ऐसा कुछ? देखिए, जो आपने कहा मकान वगैरह या इस प्रकार के स्थावर प्रॉपर्टी जिसको आप मूव नहीं कर सकते, वो एक स्थान पर सिचुएट रहेगी। इस प्रकार की जो संपत्तियां होती हैं उनको इमूवेबल कहते हैं। द प्रॉपर्टीज विच यू कैन नॉट मूव, जो जमीन से जुड़ी हुई हैं, आप उनको ऐसे अलग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के जो केसेस होते हैं, देखिए मैं आपको बेसिक बता दूं, सिविल में मुकदमा जो डालने के या मुकदमा फाइल करने के 4-5 प्रिंसिपल है मेन। एक तो देखिए, जहां पर डिफेंडेंट रहता है, दूसरी पार्टी रहती है, जहां पे वो बिजनेस करता है, वर्क्स फॉर गेन, कैरीज ऑन बिजनेस, और जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब ये है जैसे कहीं ट्रांजैक्शन हो गया या जहां पे झगड़ा होना शुरू हुआ उस जगह पे। इस प्रकार से ये 3, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के स्थान में वहां पे जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट है। तो ऐसे 4-5 प्रिंसिपल हैं सिविल में मुकदमा डालने के, मुकदमा करने के, मुकदमा लड़ने के। तो उस हिसाब से ये बनता है। और माननीय न्यायालय में जब जाएंगे तो सबसे पहला पॉइंट और इम्पोर्टेंट ये होता है कि क्या उस ट्रायल कोर्ट का, माननीय अदालत का आपके प्रॉपर्टी पे, आपके सूट पे मुकदमा चलाने का अधिकार है, शक्ति है क्या? यदि मुकदमा चलाने का अधिकार है तभी वो मुकदमा चलेगा, अदरवाइज कोर्ट वापस कर देती है या उसको डिसमिस करके वापस भेज देती है। जी, हमारे साथ एक दर्शक इंदौर से नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज जी, स्वागत है, बताएं क्या मदद करें आपकी? नीरज जी, सुन पा रहे हैं? हाँ, बोलिए, सवाल रखें अपना। पट्टे की जमीन लेते हैं जो रजिस्ट्री करते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है? नीरज जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही, दोबारा से पूछिए, दोबारा से बोलिए। पट्टे की जो जमीन होती है उसको खरीदने में, पट्टे की जमीन, ठीक है, हाँ, और रजिस्ट्री वाली जमीन जो खरीदते हैं उसमें क्या डिफरेंस है? अच्छा, पट्टे वाली जमीन जो खरीदते हैं और रजिस्ट्री वाली जमीन, उसमें क्या डिफरेंस है सर? देखिए, पट्टा का मतलब मैं आपको बता दूं, पट्टा का मतलब होता है लीज। वो जमीन होती है सरकार की।
और लीज का क्या मतलब होता है, पट्टे का क्या मतलब होता है? जिस जमीन पर सरकार का मालिकाना हक होता है वो कुछ शर्तों के साथ प्रॉपर्टी को कुछ जो शेड्यूल्ड लोग हैं या जो उसके लिए डिजर्व करते हैं उनको कुछ समय के लिए देती है, कुछ मिनिमम अमाउंट पे कि भाई एनुअली आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे और ये पट्टा इतने वर्षों के लिए है। मतलब ये कि आप लीज की प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते, आप यूज तो कर सकते हैं लेकिन आपको बेचने का अधिकार नहीं होगा। अब आपने कहा कि रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी कौन सी होती है? देखिए, रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है आपको डिस्पोज ऑफ करने का अधिकार होता है, आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। मतलब ये कि आप उस प्रॉपर्टी का कुछ भी कर सकते हैं, आप उसको बेच सकते हैं, आप उसको पट्टे पे दे सकते हैं, आप उसके साथ मॉर्गेज कर सकते हैं, आप उसको किराए पे दे सकते हैं, आप किसी को एंजॉय करने के लिए वो प्रॉपर्टी दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और सबसे बड़ी अंतर ये है कि आप रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं अपनी इच्छा के हिसाब से, बस ये अंतर है। और लीज वाली प्रॉपर्टी को आप बेच नहीं पाएंगे। संबल से विमला भी हमारे साथ मौजूद है। विमला जी, अपना सवाल रखें। विमला जी, सुन पा रही हैं आप? जी सर। जी, अपना सवाल पूछें, क्या सवाल है आपका? सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे कोई भी पैसे भूमि होती है। मैं आपकी आवाज एक बार फिर से पूछें, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे कोई भी पैतृक भूमि होती है किसी की, हाँ हाँ, तो सर सबसे पहले मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो चल और अचल भूमि होती है, अचल और चल संपत्ति जो होती है वो क्या होती है? हाँ ठीक है, इस बार में बताया। और कोई सवाल आपका? जी सर, वो बाद में पूछना है, पहले इसका मुझे जवाब नहीं, आप चाहिए सवाल कि आप चल और अचल क्या होता नहीं, है। आप अपना सवाल रख लीजिए, यहाँ पर हम आपको एक साथ बता देंगे। जी सर, जी सर। और मैं ये पूछ रही थी सर कि जैसे किसी भी व्यक्ति का भूमि का विवाद अगर न्यायालय में होता है, हाँ और वो अभी विचाराधीन होता है, हाँ, तो क्या विपक्षी उस भूमि पर कब्जा कर सकता है जब तक कोर्ट का कोई फैसला ना हो? अच्छा ठीक है, आपने जो सवाल पूछा इसका जवाब जान लेते हैं। अजय जी, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? जी, चल संपत्ति और अचल संपत्ति जैसा कि नाम से ही क्लियर है, चल संपत्ति वो संपत्ति है जो कि एक जगह से दूसरी जगह जिसको ले जाया जा सके। इसमें धन है, गाड़ी है या इस तरह तमाम चलायमान संपदाएं हैं। अचल संपत्ति वो है जिसको एक जगह से दूसरी जगह हिलाया न जा सके, ले जाया न जा सके। जमीन है, मकान है, इस तरह की जो संपदाएं हैं वो अचल संपत्ति हैं। अब रही आपकी दूसरी बात कि अगर डिस्प्यूट किसी कोर्ट में चल रहा है तो उस पर कब्जा किया जा सकता है कि नहीं। अब वो एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, इसलिए कि अगर वो पहले से ही किसी व्यक्ति का कब्जा है या किसी का कब्जा नहीं है और फोर्सबली वो कब्जा करना चाहता है, कोर्ट ने क्या कोई स्टे दिया है या नहीं दिया है, किसी को एथराइज किया गया है कि साहब इनका कब्जा है और इनका कब्जा डिस्टर्ब न किया जाए, ये एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। एक केस के हिसाब से देखनी पड़ेगी। इन्होंने ये नहीं बताया कि उस पे किसी का कब्जा है कि नहीं है। ठीक है, तो जोड़ना चाहेंगे शर्मा जी आप? देखिए, मेन का सवाल ये है कि जब मुकदमा माननीय न्यायालय में पेंडिंग है तो क्या आप उस पर कब्जा कर सकते हैं प्रॉपर्टी पे? देखिए, मुकदमा फाइल करने के टाइम पे प्रॉपर्टी की जो स्थिति होती है, तो देखिए आप किसी भी पक्ष से हो, इधर से हो या इधर से हो, आपको एप्लीकेशन लगानी चाहिए, लगानी होगी कि भाई प्रॉपर्टी जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहने का आप आदेश करें, जिससे कि कोई आदमी इस प्रॉपर्टी पे अननेसेसरी या इलीगल कब्जा न कर पाए। दूसरा, आप ये भी माननीय न्यायालय से एप्लीकेशन लगा के कह सकते हैं इसमें इंटरिम ऑर्डर हमें दे दिया जाए। देखिए, पोजेशन इज द 9 पॉइंट ऑफ ओनरशिप। यदि कोई आदमी मुकदमे के टाइम पे या उससे पहले पोजेशन में है तो उससे खाली कराना एज पर लॉ ही कर सकते हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते, ये बिल्कुल साफ स्थिति है। और जो आदमी कब्जे में है वही तमाम तरह की इंजंक्शन मांग सकता है किसी को, जैसे मैंडेटरी इंजंक्शन हो गया कि भाई इनको रोकिए। यदि आपकी प्रॉपर्टी में कोई इंटरफेरेंस कर रहा है, जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है, या मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी में कोई घुस करके कोई प्रॉपर्टी अपना खंभा बना रहा है या सीढ़ियां बना रहा है, इस प्रकार की प्रॉपर्टी में आप तभी इंजंक्शन ले पाएंगे जब आप प्रॉपर्टी आपके कब्जे में होगी। जब कब्जे में नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? आप कब्जा लेने के लिए सूट फॉर पोजेशन डालेंगे।
तो आपका प्रश्न का जवाब ये है, मुकदमा फाइल करने के टाइम पे जिस प्रकार की स्थिति और परिस्थिति प्रॉपर्टी की होती है वो वैसी ही रहेगी। यदि कोई उसमें विचलन करता है या अंतर करने की कोशिश करता है या बेचता है या जबरन कब्जा करने की कोशिश करता है तो आप साथ साथ पुलिस में भी इंटीमेशन देंगे, शिकायत करेंगे और माननीय न्यायालय को बताएंगे, जिससे आप एप्रोप्रिएट एविडेंस लगा करके उसमें कार्रवाई करा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा विमला जी। यहाँ पर हमारे साथ हुकुम चंद एक और दर्शक दिल्ली से मौजूद हैं। हुकुम चंद जी, स्वागत है आपका, बताएं क्या मदद करें आपकी। मैं दिल्ली में रहता हूँ। हमारे यहाँ बॉम्बे एक्ट में पहले दुकानें बिकती थी। हाँ। बॉम्बे एक्ट में हाँ। सुप्रीम कोर्ट जब जो है ना मतलब ये पूरी रजिस्ट्री नहीं होती थी तो बॉम्बे एक्ट में उसकी रजिस्ट्री बनती थी। तो उसको पगड़ी कहते थे। पगड़ी की है ये। हाँ। पगड़ी के पैसे पूरे लिए जाते थे और उसका मामूली से किराया 100-200 रुपए रख के और उसके नाम जो है ना मतलब वो रसीद काट देते थे। ठीक है। तो एक आदमी ने हमारे पास 35 साल से दुकान है। 35 साल से दुकान है तो उसने बोनाफाइड में एक केस डाल दिया जी मुझे दुकान की छूट है। हाँ। जबकि मतलब हमारा नाम एंड सन्स के नाम से 3 नाम से मतलब जो है ना रसीद है हमारे पास। अच्छा। प्रवीण कुमार, अजय कुमार एंड सन्स के नाम से रसीद है। तो बोनाफाइड में उसने केस डाल दिया। उसके बाद में जो है ना हमारे को लीव टू डिफेंड मिल गया वहां से कोर्ट से। हाँ। 6-7 साल पहले लीव टू डिफेंड मिल गया। तो उसमें वो मुकदमा चल रहा है। तो हमने 110 की फेयर एप्लीकेशन लगाई अजय कुमार के नाम से कि भाई मेरा भी हिस्सा इसमें, मुझे भी इसमें मतलब शामिल किया जाए। तो इसमें हमारा क्या हो सकता है? ठीक है, जान लेते हैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि 35 साल से आप कब्जे में हैं। एक बात देखिए, वो दूसरी पार्टी बोनाफाइड ग्राउंड पे प्रॉपर्टी खाली कराने के लिए जा सकती है न्यायालय में, ये बात ठीक है। लेकिन आपने 110 का जिक्र किया, आपने लीव टू डिफेंड का जिक्र किया। जब आपकी लीव टू डिफेंड अलाउ हो ही गई है तो आप उसमें अपना डिफेंस रखें कि ये जो बोनाफाइड ग्राउंड कह रहे हैं असल में वो ग्राउंड वो है ही नहीं। आपको ये प्रूव करना होगा। यदि आप बोनाफाइड ग्राउंड को ये डिस्प्रूव कर पाए कि जिसको जो बोनाफाइड कह रहे हैं इनफैक्ट दिस इज नॉट बोनाफाइड, ये प्रॉपर्टी खाली कराने के लिए, अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा एक्ट में जो है, मेन बात यह है कि आपको लीव टू डिफेंड मिली इसीलिए है कि आप उनके जो वो कह रहे हैं कि बोनाफाइड ग्राउंड पे इसको खाली कराना चाह रहे हैं तो आप उसमें प्रूव करिए। अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में लीव टू डिफेंड नहीं मिलती है, वो अपील वगैरह में जाना होता है फिर भी नहीं मिलती। आपके साथ अच्छी चीजें हैं कि आप लीव टू डिफेंड आपको मिल चुकी है। बेटर ये है कि आप अपना पक्ष रखें। 110 आपने लगाई दी है, इसका मतलब अब प्रॉपर एडजुडिकेशन होगा। अब प्लीडिंग कंप्लीट होने की बारी है, उसके बाद में मामला गवाहियों पाएगा। तो बेटर है कि आप इसमें अपना पक्ष सबूतों के साथ, गवाहों के साथ रखें। दैट विल वर्क आउट। शुक्रिया हुकुम जी, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। अजय जी, एक बार फिर से मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ज्यादातर मामले इसमें अचल संपत्ति से क्षेत्राधिकार के बताए और ज्यादातर मामले और किस तरह से जुड़े हुए आते हैं जो लोगों को 2-4 होना पड़ता है संपत्ति से जुड़े हुए, अचल संपत्ति से जुड़े हुए? देखिए, मेन तो ये है कि दो तरह के डिस्प्यूट ज्यादा आते हैं। हाँ, 2 तरह के डिस्प्यूट ज्यादा आते हैं। एक तो आती है पैतृक संपत्तियों के बंटवारे की। अच्छा। जब परिवार के मुखिया की डेथ हो जाती है तो आपस में शेयर्स डिसाइड करने में ज्यादा डिस्प्यूट आते हैं। अच्छा। इसके अलावा अवैध कब्जे को लेके कि किसी की जमीन पर कोई अतिक्रमण कर ले रहा है, आबादी का, चूंकि आबादी पोजीशन के आधार पे होता है, गांव में ज्यादातर आबादी गांव में रहती है और आबादी में किसी के नाम से आबादी सामान्यतया नहीं होती। आबादी जो डिसाइड करते हैं वो पोजीशन के आधार पे करते हैं। तो किसी के सहन पे कोई कब्जा कर ले रहा है, किसी के कोई नाली कब्जा कर ले रहा है, ये डिस्प्यूट ज्यादा आते हैं गांव में। और शहरों में भी यही डिस्प्यूट है कि रोड अतिक्रमण कर लिया, ग्राम सभा की जमीनें कब्जा कर ली। बिल्कुल, चलिए ठीक है। सीलिंग एक की दर्शक इस तरह और के जुड़े dispute हैं, आते कम समय है, जल्दी से उनको जोड़ लेते हैं। सुनील, बताइए क्या मदद कर सकते हैं सुनील जी आपके? चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया। सर, कुछ फाइनल कमेंट इसमें? देखिए, फाइनल कमेंट यही है, मैं इस एंड के साथ बात अपनी समाप्त करता हूं इस टॉपिक के साथ। देखिए, यदि आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी का या अचल संपत्ति का मुकदमा है और वो 2 अलग अलग स्टेट्स में सिचुएट है तो आप किसी एक न्यायालय में जहां पर वो प्रॉपर्टी एरिया में आती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया अगरतला और कलकत्ता, तो आप इन दोनों में से किसी भी एक स्थान पर मुकदमा डाल सकते हैं पार्टीशन वगैरह के लिए।
ये मेरा क्योंकि भ्रांतियां हैं कि भाई हमारे एरिया में तो ये तो है ही नहीं, तो हम कलकत्ता की प्रॉपर्टी का कैसे पार्टीशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा प्रोविजो के साथ माननीय अदालत को ये शक्तियां दी गई हैं, भले ही वो उनके पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन से ऊपर चला जाए। मतलब हर कोर्ट का ये होता है कि इतने वैल्यू तक की प्रॉपर्टी का ये संधान कर सकते हैं, ये मुकदमा चला सकते हैं। इसमें ये विशेष अधिकार कोर्ट को दिया गया है, यदि उनके क्षेत्राधिकार से ऊपर की वैल्यू की प्रॉपर्टी आती भी है तब भी वो इसमें सेक्शन 17 के हिसाब से कार्रवाई करते हुए, मुकदमा चलाते हुए उस पर जजमेंट और डिक्री पास कर सकते हैं। जी चलिए, शुक्रिया जय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि शर्मा जी, आप भी हमारे साथ जुड़े लोगों की समस्याओं का समाधान किया। तो लीगल हेल्पलाइन में अभी के लिए इतना ही। बने रहें एपीएन के साथ। नमस्कार।